यही यही जो है, इज़राइल यही दिखाना चाहता है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि इस खबर के पीछे बस उतना ही सोचिए कि क्यों तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है छुपा रहे हो? बस इतना ही सी बात है, इसी से दर्शक आपके समझ जाएँगे कि इस खबर को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। सबको पता है नेतन्याहू के पीछे जो चीज़ें हो रही हैं, इज़राइल जहाँ बैकफुट पे आ चुका है, सबको पता है कि अब नेतन्याहू के जाने के बाद ये लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी। और ट्रंप ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो सब भी चीज़ें एक दिन के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। एक नीतियाँ बनती है, पॉलिसी बनती है। उस पॉलिसी के तहत काम करते हैं। अभी आपने ही कहा कि हमास का प्रतिनिधिमंडल टर्की गया। इतने दिन से तो सभी लोग टर्की से बहुत नाराज़ थे, लेकिन आज टर्की के पास गए। आखिर कुछ तो इन लोगों की अंदरूनी बात होगी ना। अब तो बात ये है कि यूएन ने जो पास किया है टू नेशन थ्योरी, तो उसपे भी तो अब बात होनी है ना। ऑलरेडी फिलिस्तीन तो अलग राष्ट्र बन चुका है यूएन के अंदर। अब तो उसको केवल अमली जामा पहनाना है। तो इसके यूएन में कौन उठाएगा? टर्की उठाएगा, अरब उठाएगा, चाइना रूस भी उठा सकता है, ईरान उठाएगा। तो अब ईरान तो बदनाम है पूरी दुनिया में हमास के लिए। लेकिन अब डिप्लोमेटिक टेबल पर बात करने के लिए तो टर्की ही जाएगा ना, अरब जाएगा। तो ये सारे लोग जो है बात कर सकते हैं, पाकिस्तान भी जा सकता है। तो अब ये सारी चीजें जो हैं, अब फिलिस्तीन में लोग वापस आ गए अपने घरों को, रहने लगे, धीरे-धीरे उसको बना भी लेंगे और पूरी दुनिया के मुसलमान मदद करेंगे और मुसलमान के अलावा दूसरे लोग भी मदद किए अभी तक। हम सिर्फ मुसलमान की बात इसलिए नहीं करते कि इस 15 महीना में हमने देखा है कि ईसाई और यहूदी ने बढ़ चढ़ करके फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील हर जगह मुज़ाहरे हुए जहां मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान की थी या मुसलमान कुछ करेंगे। हम जब भी बात करते हैं उसमें सभी को लोग मिला-जुला के हम बात करते हैं, क्योंकि हमने 15 महीने में देखा है कि फिलिस्तीन के साथ कौन खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था। तो हमें नहीं लगा कि सिर्फ मुसलमान खड़ा था, पूरी दुनिया के ईसाई सभी लोग खड़े थे इसमें। जो लोग भी अमेरिका के ज़ुल्म और अमेरिका के ज़ुल्म सहने वाले लोगों के बीच की ये लड़ाई थी। अमेरिका और इज़राइल उनके नेक्सस का ज़ुल्म पूरी दुनिया पे है और बहुत से ऐसे कंट्री जो उनके ज़ुल्म से परेशान हैं, वो सारे लोग एक होकर के फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। ये फिलिस्तीन ने लीडरशिप की है उन कंट्रियों की, उन देशों की जो ज़ुल्म से सताए हुए हैं, अमेरिका के सताए हुए। फिलिस्तीन की आड़ में उन सब लोगों ने अपनी एक ताकत महसूस की और फिलिस्तीन ने उन सब लोगों को हौसला बढ़ाया कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। आखिर इन्हीं के यूरोपियन यूनियन के देशों ने कहा कि हम नेतन्याहू को अरेस्ट कर लेंगे अगर वो हमारे देश में आते हैं। ब्राजील ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया। तो ये सारे देश जो आज अमेरिका के पिट्ठू बने थे, वो सारे देश तो आज अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमानों ने कुछ किया। पूरी दुनिया के लोगों ने अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ जिन जो सताए हुए देश हैं, उस सब लोगों ने फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर के एक दुनिया में ज़ुल्म करने वाला और ज़ुल्म सहने वालों के बीच की लड़ाई थी। जी। फजील साहब, और ये बिल्कुल इस बात से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने फ्रांस में भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे, हमने अमेरिका में प्रोटेस्ट देखे, हमने जर्मनी में प्रोटेस्ट हमने देखा, लंदन की सड़कों पर यानी बर्तानिया में भी बहुत बड़े, अफ्रीका में तो इंटरनेशनल कोर्ट में जिस तरह से मामलात गए, जाहिर है कि वो दूसरे ममालिक के लोग गए, तो तमाम पूरी दुनिया जो इंसानियत परस्त है। फिर इसके अलावा फजल साहब ये भी हम कहेंगे कि जो यूएनओ में वोटिंग हुई थी, उसमें अगर 160-65 मुल्कों ने फिलिस्तीन की हिमायत की, तो वो भी अपने आप में एक हिमायत है। और फिर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज फिलिस्तीन बना, गजा बना, हमास बना, और उनके साथ एक हमदर्दाना रवैया अवाम का खास तौर से, हुकूमतों का भले ही कुछ रहा हो, अवाम का रहा है। और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि आप देखिए कि 15 महीने तक ये जंग हुई है। फदिल साहब, अभी भी जो बात चल रही है कि गजा के लोगों को ये जॉर्डन और मिस्र भेज देंगे, लेकिन सब ने इनकार कर दिया और गजा के लोगों ने भी इनकार कर दिया। क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन होगी, या फिर ये खबर महज एक अफवाह ही साबित होगी या जुमला साबित होगा? कल हम लोगों ने इस पर बात किया था
सभी कंट्रीज का कल तक सबका बयान आ चुका है कि कोई ना लेने को तैयार है, ना कोई जाने को तैयार है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, उस वक़्त मिस्र के बॉर्डर पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, उस पर इज़राइल ने बम मार दिया और वो लोग काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए थे और घायल भी हुए थे। ये बात तो आज से 15 महीना पहले हो चुकी है। लोगों ने मरना कबूल किया लेकिन फिलिस्तीन छोड़ के जाना कबूल नहीं किया। ये सब बातें तो 15 महीना पहले से शुरू हुई थी, कई बार खत्म हो गई। अब ट्रंप ने जो है पता नहीं ट्रंप ने कहा कि नहीं कहा या किस तरह से मीडिया इसको चला रहा है, क्योंकि वेस्ट मीडिया जो है ना वो उससे हमको बड़ा सावधान रहना पड़ता है। वेस्ट मीडिया कैसे मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल सियासत में होता है, ये इतने साल के बाद अब जाकर के दुनिया को समझ में आया कि मीडिया सच्ची नहीं है। जब सोशल मीडिया आ गई, तब जाके दुनिया ने समझा कि ये मीडिया सच्ची नहीं है और हमें इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये मीडिया अपने तरीके से मीडिया के बल पर पश्चिमी देश जो हैं, अपनी ताकत को दुनिया को डरवाते हैं, मीडिया के बदौलत। हैं लोग कुछ नहीं, लेकिन मीडिया के बदौलत पश्चिमी देश दुनिया को डरवाते हैं। इज़राइल क्या था? मीडिया से ही तो डरवा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभेद किला है इज़राइल, लेकिन हमास की छोटी-छोटी मिसाइलों ने उनके आयरन डोम को फेल कर दिया। एक 22 साल का लड़का उनके कंप्यूटर को हैक कर लिया और उनका आयरन डोम फेल हो गया। तो ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा था और जब पैदल सेना घुसी, आज तक हम जहां गजा में घुसी, वापस नहीं आई। पता नहीं कितने मार दिए गए और कितने उनके यहाँ बंधक हैं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। और अब जब हम आज से 4-5 महीना पहले आपके चैनल पर बोलते थे कि सैनिक जो हैं उनके यहाँ बंधक हो गए हैं गजा के अंदर, तो सब लोग मुझे सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन आज वो सैनिक भी अब ये खबर भी आने लगी है कि सैनिक हमारे बंधक हैं, उनको छोड़ो। तो ये एक नेचुरल सी चीज है, लड़ाई में जो भी जानता है कि वो जानता है कि जो सैनिक घुसेगा, उन तंग गलियों में घुसेगा, वापस नहीं आएगा। ये लड़ाई का हर जगह का तरीका होता है। तो आज वो सैनिक भी उनके कब्जे में है, उनके नागरिक भी कब्जे में है। जो इज़राइल अपना फुल प्रूफ दुनिया को डरवाता था कि हमारे पास आयरन डोम है, इतनी मिसाइलें हैं, उतनी मिसाइलें हैं, वो हूती की मिसाइलों को नहीं रोक पाया। हूती की मिसाइलों को नहीं रोक पाया, लेबनान में मार खाया, हमास से मार खाया, हूती से मार खाया और ईरान ने तो उसको बिल्कुल ही मतलब ऐसा कर दिया कि उसके पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल नंगा कर दिया इज़राइल को। 100 जहाज भेजा था ईरान पर, 100 एयरक्राफ्ट गया था और रात को ही वापस आ गया। क्योंकि अंदर ईरान की सीमा में घुस नहीं पाया एक भी जहाज। तो क्या इनकी टेक्नोलॉजी है और क्या इनके पायलटों की हिम्मत माना जाएगा? ये तो पायलट की हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अंदर तक घुस पाता है। हथियार राइफल नहीं चलती है, राइफल को चलाने वाले का जिगर चलता है। अगर राइफल चलाने वाले के पास साहस है, तब राइफल चलती है। अगर साहस ही नहीं है, तो फिर राइफल भी नहीं चलेगी, अपने से थोड़ी चलेगी। उसको भी ट्रिगर दबाना पड़ता है, उसमें शिस्त लेना पड़ता है। ट्रिगर दबा के शिस्त लेके जब आप चलाएँगे तब चलेगी। जी।